नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। बहराइच जिले में उपद्रव थमा नहीं है, नियंत्रण में हालात है। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील है बहराइच। जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर रोक है। बहराइच में लोगों के घरों में ताले लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया वॉइस, जहां हुआ दंगा वहां पहुंच चुका है इंडिया वॉइस। जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में उपद्रव थम गया है, नियंत्रण में अभी हालात बताए जा रहे हैं। तो सुलगता हुआ बहराइच अब शांत दिख रहा है। हालांकि 16 अक्टूबर तक इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। कई घरों में ताले लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग डर से भाग गए हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद हर जगह आगजनी, पथराव और हिंसा की वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद लोग, वहां की जनता भाग गई है। कई घरों में ताले। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कुंवर, क्या कुछ हालात है अभी? माहौल तनावपूर्ण है या फिर शांत हो गया है? माहौल इसमें शांत है, लेकिन जब से रविवार से जब से घटना हुई तब से तनाव व्याप्त है। जगह जगह जो है कई दुकानें में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हो गए, मोटरसाइकिल जल गए। आज के हालत सामान्य है। लोग अपने डर के मारे घर में ताला लगा के भाग गए हैं। पुलिस जो है छाव में तब्दील हो गई है। जगह जगह जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। एडीजी जोन से लेकर जिले के अधिकारी, लगभग जिले के थाना अध्यक्ष से पूर्वांचल की फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। लोग डर के मारे भाग गए हैं। पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है। 3 FIR आज की है। 1 FIR पहले की थी, जिसमें 6 नामजद थे, 4 अज्ञात थे। कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 26 कल किया था और 24 आज गिरफ्तार किया गया। बाकी की रात में छापेमारी हुई, उसमें बाकी की तलाश जारी है। छापेमारी में गिरफ्तार हुए थे। लोगों के घर जला दिए गए। वहाँ जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट में काफी घर जल गए हैं, मोटरसाइकिल जल गए हैं, एजेंसियां जल गई हैं और जो है छावनी में तब्दील है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके बाद लोगों में भी दहशत का माहौल है। हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर चले गए। लोग एक तो पुलिस के भय से भाग गए हैं, या तो हिंसाइयों के दंगे के डर से भाग गए हैं। घरों में ताला लगा हुआ है और लोग डर के मारे भाग गए हैं। घर में सन्नाटा पस रहा है। केवल या तो वहाँ मीडिया नजर आ रही है, या तो सरकारी कर्मचारी, या तो पुलिस अफसर। बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। पूरी छावनी में तब्दील है। होटलें सब बंद है। कोई चाय पीने के लिए तरस रहा है। और पुलिस जो है रात में कल काफी लोगों की तलाश की थी, काफी लोगों के तांडव किया था, काफी लोगों को तलाश करके छापेमारी की, गिरफ्तारी की, जेल भेज दिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो कल परसों तो घटना हो गई, लेकिन कल जो है पुलिस की लापरवाही से पूरा दिन जलता रहा बहराइच में। जो कई दुकानें में आग लगा दी गई, एजेंसी में आग लगा दी गई, मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ हो गया। बाकी रात में मजार फेरीघाट थाने में जल गई, हरजी थाने में जो है ईदगाह पे रात में तोड़फोड़ हो गया, कई ढाबली चौराहों में तोड़फोड़ हो गया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। कल कोई फोर्स व्यवस्था नहीं थी। कल पूरा दिन जलता है, लेकिन आज मामला शांत है। जी 16 अक्टूबर तक कुंवर बहराइच में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। इंटरनेट बहराइच में पूरी तरह बंद है। हम लोग बगल जनपद सीतापुर से यहाँ से लाइव कर रहे हैं। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट गए थे, पूरा दिन वहाँ रहे हैं। पूरा दिन पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। इंटरनेट की सेवा बंद कर दिया गया है। 2 दिन तक बंद रहेगा कि किसी तरह का कोई अफवाह न उड़े। अगर इंटरनेट चलता तो आज भी दंगा हो सकता था। रात में अगर काफी पुलिस छावनी में तब्दील है, कहीं न कहीं दंगा के आसार नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं तनाव बरकरार है। जी वहीं ऐसे में दोबारा से दंगा ना हो कुंवर, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से रूपरेखा तैयार की गई है? क्या कुछ तैयारी? प्रशासन की कल तो पूरी लापरवाही रही है। कल पूरा दिन जो है सुलगता रहा। प्रशासन देखते रही, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आज प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। सुबह से जगह जगह पर फोर्स लगा दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार आज जो मुख्यमंत्री योगी जी से मिला है, 10 लाख रुपए की मुआवजा दिया गया और सरकारी सहायता, जो कानूनी कार्रवाई है उसको मुख्यमंत्री जी ने कहा। क्षेत्रीय विधायक महासी सुरेश्वर सिंह ले जाकर मिलवाए हैं, मिलवा के फिर घर ला के वापस किए हैं। सब परिजन जाके शांत हुए हैं। जी बिल्कुल कुंवर, जिस तरीके से परिजनों की मुलाकात होती है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और हमेशा ही पुलिस प्रशासन की वाहवाही की जाती है, तारीफ की जाती है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन पर परिजनों ने ही आरोप लगाया है लापरवाही का। पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाह नजर आ रहा है और लापरवाही थी, क्योंकि वहाँ कोई फोर्स नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था। एक जो है दूसरी समुदाय के लोग काफी मूर्ति विसर्जन हो रहा था, दूसरे समुदाय के लोग लीड निकाल दिए। लीड के बाद जो है गाना बजता था
उसी में बवाल हो गया, दंगा हो गया। आधा घंटा तक मामला शांत रहा, फिर लोगों घर पर चढ़ गए। उसके बाद फायरिंग हुई, एक की मौत हो गई, एक घायल हो गए। अगर पुलिस सक्रिय होती तो कहीं न कहीं घटना नहीं होती थी। दूसरी, कोई बड़े अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। केवल थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए हैं और जो थाना अध्यक्ष तैनात किए गए नए लड़के हैं, कोई अनुभवी नहीं है। उसके बाद भी कल रात में दंगा होता रहा, पूरा दिन दंगा होता रहा। कहीं न कहीं जो है इसमें बड़े अधिकारियों की भी लापरवाही नजर आ रही थी। ऐसे में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कहां पुलिस प्रशासन का छापा? पुलिस जो है कल रात में छापेमारी करके 26 लोगों को आज गिरफ्तार किया है, 24 लोगों को कल गिरफ्तार किया। इसमें दोनों पक्ष के हैं, दोनों समुदाय के लोग हैं। 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक FIR 10 लोगों के खिलाफ पहले हुई थी, इसमें 4 नामजद है, 6 अज्ञात हैं। आज जो है FIR हुई है, 3 FIR हुई, तीनों अज्ञात हुई हैं, जो किसी नामजद नहीं हुए, लेकिन लोगों को गिरफ्तारी कर रहे हैं। चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष, दोनों पक्ष को पुलिस गिरफ्तार करे। कहीं न कहीं शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। कल मीडिया पर भी हमला हो गए थे, आज तक के रिपोर्टर, बाकी कई रिपोर्टर घायल हो गए थे। एक रिपोर्टर अस्पताल में भर्ती है। यहाँ जो है कल हिंसा का रूप ले लिया था, लेकिन आज मामला शांत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रविवार को यह हादसा होता है, ये घटना होती है और हिंसा बढ़ते हुए देखने के बावजूद प्रशासन लापरवाह नजर आता है। कल आखिर प्रशासन क्यों लापरवाह नजर आया? क्योंकि शव यात्रा भी निकाली गई थी, आक्रोशित थी जनता, तो प्रशासन की तरफ से लापरवाही को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? कल बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की थी। कल जो है काफी जो है सुबह सुबह उसका गया पोस्टमार्टम के बाद, इसके बाद वो भीड़ इतनी उग्र हो गई, जितनी पुलिस के हाथी में जो है जनता के हाथ में डंडा लाठी था, उससे ज्यादा उससे कम जो है पुलिस के हाथों में हथियार नजर आ रहे थे। पूरी जो है दंगाइयों से रोड थम गई थी। अगर पुलिस चाहती तो रोक लेती, जगह जगह चौराहे पर रोक के लोग मारते थे, बसों में शीशा तोड़ देते थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हालात हालांकि ठीक है, हिंसा अभी नहीं हो रही है। हम इस समय खड़े हैं महाराजगंज कस्बे में, जहां उपद्रव हुआ था। 2 समुदायों में विशेष टकराव हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, एक घायल हो गया था। ये देखिए, उपद्रवियों द्वारा जो है चरपैया की DCM जला दी गई है, पिकअप जला दी गई, इधर दूसरी गाड़ी जला दी गई है और काफी जो है यहाँ नुकसान हुआ। देखते देखते जिले में हवा आग की तरह फैल गई। काफी जगह मूर्ति विसर्जन रोक दिया गया। इसके बाद जो है विधायक के समझाने के बाद मूर्तियों का विसर्जन हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार गश्त पर रहे। ये हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, गाड़ी जल गई है दूसरी, और ये वही महाराजगंज कस्बा है जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान उपद्रव हो गया था। उपद्रव में काफी भारी नुकसान हो गया। हम वही महाराजगंज कस्बे में खड़े हैं और यहाँ पर इस समय आज की स्थिति ये है कि लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। तो मैं महाराजगंज कस्बे में खड़े हैं। यहाँ देख लीजिए, ये मोटरसाइकिल उपद्रवियों द्वारा जलाई गई थी। गोली लगने से मौत के बाद ये जलाई गई थी। ये देखिए, ये यहाँ पर नल है, ये मोटरसाइकिल है, ये घर है, सब वीराना की तरह पड़ा है, सन्नाटा है, यहाँ पर कोई नहीं है। लोग घरों से भाग गए हैं। पुलिस केवल जो है सुरक्षा में लगी हुई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस ही दिखाई दे पा रही है, या तो मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं। अब आज की स्थिति जो सामान्य है। कुंवर दिवाकर सिंह, बहराइच, इंडिया वॉइस। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सज गया है 2027 के सेमीफाइनल का रण। उपचुनाव की तारीख का ऐलान है। यूपी की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव नहीं किया जाएगा। कटहरी, खैर, गाजियाबाद शहर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, फूलपुर में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। मिर्जापुर की मझवा, मैनपुरी की करहल सीट पर वोटिंग होनी है 13 नवंबर को। 23 नवंबर को यूपी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। तो यूपी की 10 में से 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा, वोटिंग डाली जाएगी। और ऐसे में सेमीफाइनल का रण तैयार हो चुका है। उपचुनाव को लेकर सियासत की जा रही है। 2027 को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस उपचुनाव को 2027 फाइनल चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, उपचुनाव
की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में क्या कुछ सियासी हलचल? देखिए श्रुति, आपने एकदम सही कहा कि 2027 का सेमीफाइनल जो है उसका ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और 23 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। इसी के साथ साथ जो लोकल प्रशासन है, जहाँ की ये सीटें हैं, वहां पर प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए होर्डिंग, पोस्टर, बैनर ये सब प्रशासन जो है हटवा रहा है और वही समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, अंदर खाने में यहाँ भी हलचल जो है शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतिम दौर में है पार्टियां। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में से 5 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तय कर लिया गया है कि घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी। अभी तक जो देखने में आया है, जो खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 9 में से 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। कमल निशान पर उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। एक सीट है मीरापुर, वो आरएलडी के खाते में गई है। लबुलवाब ये है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए बनाम इंडिया का जो है फिर मुकाबला होता एकदम तय है। बिल्कुल, एक बार फिर से एनडीए बनाम इंडिया का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है अनिल जी। लेकिन जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में, 5 सीट लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में कितनी सीटें आखिरकार कांग्रेस के झोली में जाएगी? देखिए, अभी तक तो 10 सीटें थी, लेकिन अब सीटें बची थी, जिसमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया है। बची सिर्फ 4 सीट। तो अंदर खाने की चर्चा आ रही है कि समाजवादी पार्टी 1 या फिर 2 सीट कांग्रेस को दी और कांग्रेस भी अब इस तरह से मुतमैन है। हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, भाजपा की वहां सरकार बन गई है, कांग्रेस वहां चुनाव जीतते जीतते हार गई है, तो इसलिए अब वो स्टैंड नहीं रहा है कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर में 16 तारीख को एक संविधान सम्मेलन का करने का ऐलान किया गया है। 16 तारीख को हो सकता है वहां पर संविधान सम्मेलन हो भी, लेकिन मिल्कीपुर में अब तो एक पेच फंस गया है। 9 जगहों के चुनाव होंगे, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव नहीं पेच होगा। फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या कुछ होता है, क्या गठबंधन बना रहता है या फिर टूट जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी। वहीं मिल्कीपुर सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ बाबा याचिका वापस लेंगे। गोरखनाथ बाबा की याचिका के चलते ही रुका है मिल्कीपुर में चुनाव। अवधेश प्रसाद के चुनाव को चुनौती देते हुए दाखिल है याचिका। मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने नहीं घोषित की है उपचुनाव की डेट। तो गोरखनाथ बाबा याचिका वापस लेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में। इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने आरटीआई लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी। उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए
तो वो सांसद चुन लिए गए और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहां पे अनाउंस नहीं हुए, तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें, तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप पीसी सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहां से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहां पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, तो इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है और वहां पे चुनाव भी होने चाहिए। ये बात मुझे लगा कि आपके संज्ञान में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। आज इलेक्शन कमीशन तो हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है रुद्र जी आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, ऐसे में आपने वो अफवाह को भी दूर कर दिया है, संदेह को भी दूर कर दिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और याचिका को वापस लेने के पीछे की वजह? देखिए, मामला ये है कि हमने एक इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाईकोर्ट में फाइल की थी अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी ने जालसाजी कर फर्जी कागज, जो एफिडेविट जब इलेक्शन के समय फाइल होता है, तो अवधेश प्रसाद जी ने जालसाजी करके एफिडेविट फाइल किया था। वो जो एफिडेविट जब होता है तो उसमें एक नोटरी कराई जाती है। नोटरी एक जो जिनके पास लाइसेंस होता है, सरकार उनको लाइसेंस देती है, सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं के द्वारा नोटरी होती है। लेकिन इन्होंने किसी ऐसे अधिवक्ता के माध्यम से नोटरी की जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो इनका पूरा का पूरा एफिडेविट जो रुद्र जी किया था वो जी। आखिर इस मामले पर आपने याचिका कब दाखिल की थी और इस पर आखिरी सुनवाई कब हुई थी? देखिए, ये हमने जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, उसके 6 महीने के भीतर ही इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है। तो हमने 2022 में जब चुनाव हुए थे उसके 6 महीने के अंदर ही याचिका फाइल कर दी थी और इसमें लगातार सुनवाई चल रही है। अब ये मामला फाइनल डिस्पोजल क्या मैं सही हूँ कि 12 सितंबर 2024 को इस पर 2023 को आखिरी सुनवाई हुई थी? नहीं, इसमें मामला अभी लास्ट मंथ भी मैटर लगा हुआ था। ये मामला जो है चलता रहता है, सुनवाई होती है और ये मामला फाइनल हियरिंग पे आने वाला नहीं है। सर जी रुद्र जी सुन लीजिए, आखिरी सुनवाई कब हुई थी? 12 सितंबर 2023 को, यही है ना? ऐसा नहीं है कि 12 सितंबर 2023 के बाद वो आर्ग्यूमेंट की, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट की डेट देख रही होंगी, लास्ट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद जब कागजी कार्रवाई के लिए भी डेट लगती है तो वो डेट रेगुलर लग रही है। रेगुलर हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं और इसमें जो है अभी क्या है कि अब ये फाइनल डिस्पोजल पे है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए थे, इसलिए यानी जब तक टेक्निकली यही हो रहा है कि जब तक नतीजा नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा मिल्कीपुर सीट पर। रुद्र जी हाँ बिल्कुल, जब तक वहाँ पे चुनाव, हमारा जो इलेक्शन पिटीशन है वो जब तक अगर इलेक्शन कमीशन, हालांकि कोई स्टे नहीं है, इलेक्शन कमीशन चाहता तो इस पे चुनाव अगर कोर्ट से एक बार अनुशंसा लेके करा सकता था, लेकिन हालांकि हम कोर्ट को ये बात बताएंगे कि अगर कोर्ट रुद्र जी अगर 2 साल तक नतीजे नहीं आएंगे, सुनवाई का फैसला नहीं आएगा, तब तक विधायक नहीं मिलेगा मिल्कीपुर सीट को? देखिए, कोर्ट के जो कोर्ट में मामले होते हैं उसका सर्वे सर्वा कोर्ट होता है, उसके सर्वे सर्वा ऑनरेबल जजेस होते हैं, उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोर्ट में मामले अगर पेंडिंग है तो उस पे बहुत ज्यादा कमेंट हम नहीं कर सकते कि कब तक पेंडिंग रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो क्या रुद्र जी आपकी विधायक से बातचीत हुई है
वो याचिका वापस ले रहे हैं। आगे क्या कुछ प्रक्रिया? देखिए, अभी जो कोर्ट आदेश करेगा वो हम उस बात को करेंगे, क्योंकि देखिए जालसाजी तो इन्होंने अवधेश प्रसाद जी ने किया है। अगर याचिका वापस भी अगर कोर्ट कहेगा लेने के लिए तो उनके खिलाफ फिर और मुकदमे, कोई और लीगल एंगल से इनके खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कराएंगे। कुछ न कुछ देखिए, अगर किसी ने पब्लिक के साथ जालसाजी की है, किसी के साथ धोखाधड़ी किया है, तो पब्लिक को इस बात को पता होना चाहिए कि हमारा जो विधायक है या सांसद है अभी उसने धोखाधड़ी की है। उस धोखाधड़ी को पब्लिक को तो पता होना चाहिए, और उसको लॉ एंड ऑर्डर भी उसको देखा जाना चाहिए कि भाई कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, उस बात की भी सबक उसको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रुद्र जी अपना समय देने के लिए। वही हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। हरियाणा में पर्यवेक्षक के रोल में अमित शाह, सीएम दावेदारी की भरमार है और कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सीएम चुनने के बाद बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर किए गए को भी नियुक्त किया है। 17 अक्टूबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो सैनी या फिर कोई और सवालिया निशान है। अभी 13 पद, 3 दिग्गज और कई तलबगार हैं। कैबिनेट के गठन में किसका सिक्का चलेगा देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कल बैठक होनी है और क्या कुछ फैसला सामने आता है। विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे। कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत या मनोहर लाल। तो सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया है। तो जहां एक तरफ यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की हॉट सीट अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ दावा करते दिखे। तो वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की है पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ से। आइए सुनाते हैं। वाइस की टीम मिल्कीपुर विधानसभा में है और यहाँ के जो पूर्व विधायक गोरखनाथ थे उनसे यहाँ पे इंडिया वाइस की टीम बात करती है। क्या कहेंगे विधायक जी? पूर्व में भी हम जिनसे लड़ाई है समाजवादी से, मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। उनके कैबिनेट मंत्री रहते, उनको हमने 3416 वोटों से उनके इस बेटे को हराया था और उनको तकरीबन 29,000 वोटों से हराया था। तो एक मेरे पास पुराना अनुभव है। हर गांव में एक बड़ी टीम है। 5 साल विधायक रहे, उससे पहले जिला पंचायत का क्षेत्र रहा और इधर 2.5 साल लगातार क्षेत्र के गांव में आना जाना। तो एक बड़ी मजबूत टीम है हमारे पास और अनुभव भी है और हमने करके दिखाया है। और चूंकि उपचुनाव है, इसमें सरकार के बनने बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जनता के मन में यह है कि सरकार के साथ रहा जाए, ये देखने को पूर्व से मिला है। आप इससे पहले भी जो अवधेश प्रसाद थे उनसे कुछ वोटों से हार गए, तो क्या कमियां ऐसी थी जिसकी वजह से आप हार गए? देखिए, हारने की बहुत सारी कमियां होती है, हार होती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। कुछ नियत नियम के साथ हम लोग चल रहे थे। उस चुनाव में थोड़ी कमियां मुझसे रही। अवधेश जी ने यहाँ सारे कैंडिडेटों को मिला लिया था, आप किसी से पूछिए। यहाँ तक कि बसपा भी मिल गई थी। जितने 6 प्रत्याशी एक तरफ, हम अकेले हो गए थे। बसपा भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार रही है, तो कितना मुश्किलों भरा दौर रहेगा बीजेपी के लिए? बसपा के लड़ने से हमेशा भाजपा को फायदा रहा। 17 में बसपा जब लड़ी तो भाजपा बड़ी वोटों से जीती। जितना अच्छा बसपा लड़ेगी उतना अच्छा भाजपा जीतेगी। टूटेगा मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन फेल है। ज्यादातर लोग कांग्रेस के हमारे संपर्क में हैं, बाकी समाजवादी हमारे संपर्क में हैं। तो हर फार्मूला हमेशा नहीं आप लागू कर सकते और उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का रहा है। लोग जानते हैं कि सरकार है, सरकार के साथ रहेंगे तो विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। उसी और को जिता देंगे तो रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार नहीं। इसका बहुत बड़ा फर्क कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है और हम इसको बड़े वोटों से फिर कहता हूं, इसको जीत के दिखाएंगे। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के राजेपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिपरा असली गांव स्थित सुनसान जगह पर 5 से 6 अपराधी जो पहले लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं और फिर
हथियार और कारतूस के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसके आधार पर राज्यपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर मौके से हथियार और कारतूस के साथ 5 अपराधी को धर दबोचा है और आगे की जांच शुरू कर दी है। खबर बगहा से है, जहां रामनगर में अवैध बालू खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। दरअसल अवैध बालू खनन कारोबारियों ने दशहरा पर्व के भीड़ को देखते हुए मौके का फायदा उठाने के लिए मसान नदी में कई ट्रैक्टर ट्रॉली पर बालू लोड कर रखा था, जिसको रात में पार करवाने की योजना बनाई गई थी। लिहाजा खनन की सूचना रामनगर पुलिस को मिली और पुलिस ने आनंद फानंद में नदी तट पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को देखते ही चालक और कर्मी मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बालू लदी हुई कई ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उस पर चालान किया है। सहरसा से खबर सामने आ रही है, जहां बीते दिन सिमरी बख्तियारपुर थाना की पुलिस 2 अभियुक्त को स्मैक हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 50 ग्राम हीरोइन बरामद किया है, जिसकी जानकारी सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी मुकेश ठाकुर प्रेस नोट जारी कर दी है। खबर सहरसा से है, जहां सलखुआ प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर सैकड़ों की संख्या में लोग सलखुआ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। कबीरा, अलानी, सांबर खुर्द, चानन पंचायत के दर्जनों लोग बाढ़ से विस्थापित हो चुके हैं, बावजूद इन्हें सरकारी सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि जीआर सूची में नाम रहने के बावजूद बाढ़ में विस्थापित दर्जनों परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वहीं नालंदा के चंडी थाना इलाके के मोकिमपुर गांव में ससुराल वालों द्वारा दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक नहीं देने पर विवाहिता की फंदे से लटकाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वहीं मायके वालों ने 8 आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया है। बता दें कि मृतका के भाई अंकित ने बताया कि शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल वालों द्वारा 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की जाने लगी। फोन से ही कई बार इसकी मांग की गई और शादी में हुए खर्च के बाद से पैसे नहीं दिए जाने के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दहेज न मिलने पर विवाहिता की हत्या की गई है। 2 महीने से लगातार ससुराल वालों पर दबाव बनाया जा रहा था दहेज को लेकर। तो 8 आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।